बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन देखी थी और एज अ मशीन उसको थोड़ा सा स्टडी किया था। उसकी कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस देखी थी और उसके बाद ये देखा था कि कंप्यूटर इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है और उसका इम्पोर्टेंस जो है वो किस तरीके से साबित की जा सकती है। आज हम जो है वो दूसरा इसका पार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो जब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर रिकॉल करें आप कॉन्सेप्ट को, तो उसमें तीन चीज़ें थी कि प्रोसेसिंग थी, कुछ इनपुट आउटपुट और स्टोरेज वगैरह था, ठीक है, और मशीन थी। तो प्रोसेसिंग के लिए जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो सीपीयू है, और जो इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के लिए यूज़ करेंगे वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। अब ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये जब तक आप सीपीयू से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये किसी काम की नहीं है। तो सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए जो आपको चीज़ चाहिए वो मैंने कनेक्टिविटी के नाम से यहाँ पे लिखा है। ये सारी पोर्ट्स हैं और ये डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं आपके सीपीयू के साथ। ये एक सीपीयू का बैक एंड है, उसके जो बैक साइड है उस पर ये सारी डिवाइसेस जो है वो लगाई जा सकती हैं। तो ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, कनेक्टिविटी भी हो जाती है सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस की, तो फिर आपका एक जो कंप्यूटर है वो वर्किंग कंडीशन में आता है जिस पे आप बैठ के काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखें तो पहला हमने देखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू का नाम दे रहे थे। तो सीपीयू जो है वो सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो ये सीपीयू परफॉर्म करता है। तो वैसे तो अब ये हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर जो भी है वो हमारा जो ताल्लुक़ है वो इसको इनपुट देने से और इससे आउटपुट लेने से है। लेकिन अगर हम इस ब्लैक बॉक्स को खोलें, अगर इस ब्लैक बॉक्स को हम ओपन करें तो क्या हमारे पास एक सरप्राइज़ निकलता है। इसको ज़रा देखते हैं। ये हमने इस ब्लैक बॉक्स को ओपन कर लिया। आप घर पे ना ओपन कीजिएगा इसको, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ओपन किया है। इसके अंदर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास एक मदरबोर्ड है, जो मेन हमारे पास सर्किट होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उस मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स पीसीआई स्लॉट्स, रैम और प्रोसेसर जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा इस सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क मौजूद है, फ़ैन एक मौजूद है, हीट सिंक मौजूद है, इसको चलाने के लिए एक पावर सप्लाई मौजूद है, डिफरेंट कार्ड्स जैसे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह होता है, वो भी इस सीपीयू के अंदर मौजूद हैं। तो एक एक करके हम अब ये देखते हैं कि जो सीपीयू के अपने कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, मज़ीद इसकी डिटेल क्या है। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो है वो, जैसे मैंने बताया कि मेन सर्किट बोर्ड है, एक थिन सी आपके पास एक जो है वो प्लेट सी होती है, सर्किट सा होता है, और उसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो फिक्स किए हुए होते हैं, ठीक है। तो उसी में आपकी सीपी जो प्रोसेसर है, जिसको हम सीपीयू भी कह सकते हैं, जो मेमोरी है जैसे रैम वगैरह है, ठीक है, कनेक्टर्स फॉर द हार्ड ड्राइव, जैसे अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट वायर्स वगैरह जो है वो केबल्स वगैरह वो भी इस मदरबोर्ड में जो है वो लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वो
आपका जो ये सर्किट है ये सारी डिवाइसेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। तो कोई भी डायरेक्टली अगर कनेक्ट है, यानी अगर हम उसकी बात करते हैं पीसीआई स्लॉट्स की, तो पीसीआई स्लॉट को यूज़ करते हुए अगर कोई डिवाइस हम लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी। इनडायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब ये है कि अगर आपने उसको जो है वो केबल्स के ज़रिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं और वो केबल जो है वो इधर स्लॉट में लग रही है, तो वो इनडायरेक्टली जो है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो तमाम कंप्यूटर्स से जो है वो आपका मदरबोर्ड जो है वो अटैच होता है। ये पीसीआई स्लॉट्स हैं। इसमें से एक हो सकता है रैम की हो या साउंड कार्ड वगैरह की हो। तो ये पीसीआई स्लॉट्स जो है ये अलाउ करती हैं आपको कि डिफरेंट किस्म के एक्सपेंशन कार्ड जैसे हमने बात की आपका साउंड कार्ड, ये भी एक्सपेंशन कार्ड होता है। एक्सपेंशन कार्ड इसको इसलिए कहते हैं कि एक्स्ट्रा आप कोई भी एक चीज़ लगाना चाहें, जैसे बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको अपने जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करनी होती है, ज़्यादा उस पर काम करना होता है या एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस चलानी होती हैं, तो फिर आप जो एग्जिस्टिंग रैम है उसके साथ एक और उस रैम जो है वो अटैच कर लेते हैं। तो जो रैम एक्स्ट्रा आप अटैच करते हैं वो इस तरह की पीसीआई स्लॉट्स में फिर आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। तो ये जो पीसीआई स्लॉट्स हैं या इनको पीसीआई कार्ड्स भी कहते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स भी कहते हैं। तो पीसीआई स्लॉट्स में डायरेक्टली जो भी आप इंसर्ट करेंगे जैसे साउंड कार्ड्स वगैरह हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स हैं, तो वो डायरेक्टली इसमें इंसर्ट होंगे, उसमें केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पास रैम आ गई। रैम मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमारे पास जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है रैम, और इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो फिर इसमें कोई चीज़ सेव नहीं रहती। इसको हम मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स तक जो है वो आजकल जो है वो मेरा ख्याल है 256 GB की रैम भी है, आ गई है शायद। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक जीबी में आ गई है। बहरहाल 16 है या 32 GB है, इस तरह की है। 256 आई थिंक वो यूएसबी है। अच्छा, तो रैम जो है वो आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो उसको वो वॉश आउट कर देता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे प्रोसेसर है। प्रोसेसर जो है ये भी आपके मदरबोर्ड पे ही जो है वो इंटीग्रेट हुआ होता है। इसको हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। तो सीपीयू बेसिकली इसकी जो उसकी एसेंस है, उसका मेन जो पार्ट है वो ये प्रोसेसर है। तो किसी भी जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास कोर i5 है या कोर i7 है, तो ये i5 i7 जो है ये आपके प्रोसेसर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसकी जो स्पीड है जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में, उतना जो है वो आपका बेहतर काम हो सकेगा, उतना आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा काम कर सकेगा, ज़्यादा जल्दी इनपुट और आउटपुट के काम कर सकेगा। अच्छा जी, ये हार्ड डिस्क है। अब जो पहली तीन चीज़ें थी, पीसीआई स्लॉट्स वो भी मदरबोर्ड पे थी, आपके रैम भी मदरबोर्ड पे थी और आपका प्रोसेसर भी मदरबोर्ड पे था। ये जो हार्ड डिस्क है ये अब मदरबोर्ड पे नहीं है, ये थोड़ा सा हट के है। तो इसके लिए हम फिर वो केबल्स यूज़ करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड जो है वो किस तरीके से कनेक्ट हुए होते हैं। अब ये जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के मुराद ये है कि ये वॉलेटाइल नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल है।
इसमें जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो जो डाटा इसके अंदर होता है वो ख़त्म नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। जब आप दोबारा कंप्यूटर लगाते हैं तो आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है वो रैम के मुकाबले में ज़्यादा मेमोरी रखती है, और रैम थोड़ी फास्ट मेमोरी है, हार्ड डिस्क थोड़ी स्लो मेमोरी है। तो इस हिसाब से अगर जो है वो आप हार्ड ड्राइव की बात करते हैं तो हार्ड ड्राइव से जब आप डाटा लाते हैं रैम में, तो इसको हम लोडिंग कहते हैं। लोडिंग का मतलब ये है कि जो हमारे पास एग्जीक्यूशन होती है किसी भी प्रोग्राम की, तो वो रैम में होती है। तो एग्जीक्यूशन के लिए जब वो रैम में जाएगा तो ज़ाहिर है वो डाटा या प्रोग्राम हार्ड डिस्क से जाएगा। अच्छा, ये आपके पास सीपीयू फ़ैन है। फ़ैन जो है वो ज़ाहिर है कूलिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है अगर आप इसमें फ़ैन नहीं लगाएंगे तो ये जितने इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं और जितना इसके अंदर वोल्टेज और जितनी ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं, तो ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा और हीट अप होके फट भी सकता है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि ये जो फ़ैन है और इसके साथ हमारे पास हीट सिंक है, ये दोनों मिलके आपके मशीन को जो है वो ठंडा रखते हैं किसी न किसी तरीके से, और आपकी मशीन जो है वो सही काम करती रहती है, जल्दी जो है वो हीटअप नहीं होती। अच्छा, उसके बाद पावर सप्लाई है। ज़ाहिर है मशीन है तो इसको आप जो है वो कोई करंट देंगे, तो करंट के लिए जो है वो पावर सप्लाई है। और ये यहाँ पे मैंने इसका कनेक्टर जो है वो शो किया हुआ है, जो आपके पास सॉकेट है पावर सप्लाई वाला, उसमें ये कनेक्टर लगेगा और ये पावर केबल है। एक आपका स्विच में जाएगा और एक ये इसके कनेक्टर में जाएगा। तो पावर सप्लाई का जो काम है वो ये है कि उसने पावर जो है वो लेनी है, जो भी पावर सोर्स है, और वो पावर कंप्यूटर को दे देनी है। तो ये जो पावर है ये केबल्स के ज़रिए जो है वो मदरबोर्ड पे और बाकी कंपोनेंट्स को जाती है। जैसे हमने देखा कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपको केबल्स भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं। अच्छा जी, एक्सपेंशन कार्ड जैसे मैंने कहा एक्सपेंशन कार्ड भी हो सकता है। उसको हम जो है वो पीसीआई कार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट आपके पास कार्ड्स जो है वो मौजूद हैं। जैसे साउंड कार्ड है, तो साउंड कार्ड जो है वो इस तरीके का होता है, ये भी डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। और जो भी आपने इसमें साउंड से रिलेटेड जो भी काम है वो आप साउंड कार्ड के इंसर्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड है। ग्राफिक्स कार्ड भी जो है वो जैसे मॉनिटर पे आपने इमेज जो है वो अगर देखना है, मॉनिटर पे कुछ भी आपको नज़र आपको तभी आएगा जब आपके सीपीयू में ग्राफिक कार्ड जो है वो लगा हुआ होगा। इसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो इंटरनेट यूज़ करने के लिए काम आता है। किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ आपने अगर कम्युनिकेट करना है तो वो ज़ाहिर है आपको एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे मदरबोर्ड जो है वो उसमें बिल्ट इन नेटवर्क कार्ड होता है, तो उसमें जो है वो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी जो इसकी चीज़ है वो कनेक्टिविटी है। वैसे तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन आगे चल के हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऑन बोर्ड डिवाइसेस, तीन मैंने इसकी कैटेगरीज बनाई हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक ऑन बोर्ड डिवाइसेस हैं, एक इंटरनल डिवाइसेस हैं और फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। ऑन बोर्ड डिवाइसेस वो हैं जो आपकी मदरबोर्ड पे मौजूद है। मदरबोर्ड के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली इंसर्ट होती हैं यूजिंग पीसीआई स्लॉट्स, और इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर भी चुके हैं।
इंटरनल डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, ये केबल्स के ज़रिए आप मदरबोर्ड के ज़रिए मदरबोर्ड के साथ इसको कनेक्ट करते हैं थ्रू केबल्स। और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, मॉनिटर वगैरह हो गए, तो ये आप पोर्ट्स के ज़रिए आप सीपीयू के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्टिविटी जो है वो थ्रू पोर्ट्स होगी, और पोर्ट्स जो है वो आपके सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये इंटरनल डिवाइसेस की अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव, तो ये हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखाया है कि पीसीआई स्लॉट और हार्ड डिस्क में जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। ये आपका जो एक वायर का सिरा है वो मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, पीसीआई स्लॉट में लगा हुआ है, और दूसरा इधर हार्ड डिस्क में लगा हुआ है। और ये कुछ केबल्स हैं, ये भी आपके जैसे यहाँ पे ये आपको रेड और येलो केबल्स नज़र आ रही हैं, तो ये वो केबल्स भी इसके साथ लगाई जाती हैं। अच्छा, एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए हम जो है वो पोर्ट्स यूज़ करते हैं। पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो पोर्ट्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स हैं, जिसमें सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। फिर हमारे पास स्पेशल पोर्ट्स हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड के लिए हम PS2 की पोर्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह जो है वो ये पर्सनल सिस्टम इसका बनता है PS का। लाइन इन और लाइन आउट जो है वो आप देखें तो ये स्पीकर्स अगर आप यूज़ करें तो स्पीकर्स की दो तारें जो है वो लगाई जाती हैं CPU में। इसी तरह लैन जो है वो ईथरनेट वगैरह, या आपने केबल लैन की केबल लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। USB अगर आपने लगानी है तो USB पोर्ट जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह माइक जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो डायरेक्टली इंसर्ट नहीं हो सकती ना तो पीसीआई स्लॉट्स में, और ना ही इनको केबल्स उस तरीके से कनेक्ट करके आप मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए आपको पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आपके पास आता है जी पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे मैंने बताया कि जब तक आप इनको कंप्यूटर यानी सीपीयू के साथ अटैच नहीं करेंगे थ्रू पोर्ट्स या थ्रू केबल्स, तो ये आपको किसी काम नहीं आ सकती। तो इसमें मैंने इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जैसे एक इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, और कम्युनिकेशन है। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं जी? इनपुट डिवाइस कोई भी एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करे मशीन रीडेबल फॉर्म में, और उसको कंट्रोल भी कर सके कंप्यूटर को, तो वो एक इनपुट डिवाइस होगी। इनपुट डिवाइस का फ़ायदा क्या है या ज़रूरत क्या है? अगर हम कंप्यूटर को कोई इनपुट नहीं देते और उसको कहते हैं कि खुद ही रन करो, ठीक है ना, तो वो खुद को रन तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। फिर वो एक स्टैटिक चीज़ बन जाएगी, हमेशा एक जैसी चीज़ आएगी। फिर उसमें क्योंकि इनपुट नहीं हो सकेगी तो फिर कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको इनपुट के बगैर हम उस प्रॉब्लम को ठीक भी नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइस की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इनपुट किस किस फॉर्म में दिया जा सकता है? अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो टेक्स्ट की फॉर्म में दिया जा सकता है, माउस की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया जा सकता है, इमेज की बात करें तो स्कैनर की बात करें तो इमेज की फॉर्म में दिया जा सकता है, माइक्रोफोन की बात करें तो साउंड जो है वो साउंड की फॉर्म में दिया जा सकता है। और एक जो है वो हमारे पास एक और टाइप की इनपुट डिवाइसेस हैं जो रियल वर्ल्ड से डाटा जो है वो कंप्यूटर को भेज सकती हैं, इन्वायरमेंट से भेज सकती हैं, जिनको हम सेंसर्स कहते हैं। और आजकल सेंसर्स पे बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे खुद जो है वो जाके नहीं बैठना पड़ता, खुद चीज़ों को नहीं देखना पड़ता, बल्कि आप वहाँ पे सेंसर्स जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं और वो फिर
एज आ इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइस एक्ट करते हैं और वो डाटा जो है वो कंप्यूटर को सेंड करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम इनपुट डिवाइसेस को जिस तरीके से हमने पहले बात की कैटेगराइज करें तो देखें कि कीबोर्ड और जॉयस्टिक जो है वो टेक्स्ट में आ रहे हैं। इसी तरीके से माउस जो है वो लाइट पेन और टच पैड ये कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है। स्कैनर जो है वो इमेज में आ रहा है, माइक्रोफोन साउंड में आ रहा है। तो ये इस तरीके से सारी जो आपके ये स्मोक मैंने रखा, ये बेसिकली सेंसर है, स्मोक सेंसर है। स्मोक सेंसर के नज़दीक अगर आप आग जलाएंगे और इसको आपने किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो ये डायरेक्टली सिग्नल भेज सकता है आपके कंप्यूटर को। अच्छा, ये हिस्ट्री है इनपुट डिवाइसेस की। ये भी आप जो है वो इसमें भी इंटरेस्ट लें। जैसे माइक्रोफोन 1876 में बना, पहला टाइपराइटर 1868 में बना, फिर जॉयस्टिक जो है वो 1909 में बनी, हेडसेट जो है वो 1910 में बने। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो माउस 1965 में बना, डिजिटल कैमरा जो है वो 86 में बना। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस, स्कैनर 1963 में बना। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस की एक हिस्ट्री है जो है वो ताकि पता चल सके कि किस तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास फिर आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस वो वो आउटपुट डिवाइस है किसी भी हार्डवेयर का कोई भी एक कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से लेके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर मॉनिटर है तो मॉनिटर में वो ज़ाहिर है ह्यूमन रीडेबल तभी होगी जब मुझे कुछ नज़र आ रहा है, तो वो मेरे लिए ह्यूमन रीडेबल है। अगर वो प्रिंटर है तो प्रिंटर पे जो कुछ लिखा हुआ है वो ह्यूमन रीडेबल है, तो वो मेरे लिए कन्वर्ट कर दिया उसने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। अब आउटपुट डिवाइस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? आउटपुट डिवाइस अगर फॉर एग्जांपल नहीं है या कंप्यूटर के साथ आउटपुट डिवाइस ना होती तो क्या होता? कंप्यूटर के साथ आउटपुट डिवाइस ना होती तो भी काम तो ये कर सकता था, क्योंकि इसका काम तो प्रोसेसर या सीपीयू करता है और प्रोसेसिंग तो सारी वो करता है, और इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइस है उसके पास और इनपुट उसने दे दी है। लेकिन आउटपुट डिवाइस ना होने का हमें नुकसान क्या था कि हमें ना पता चलता कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ना तो हार्ड कॉपी में हमें कुछ कंप्यूटर वापस करता, ना सॉफ्ट कॉपी में, ना मॉनिटर पे कुछ नज़र आता, ना स्पीकर में कोई साउंड आती, तो कोई पता नहीं चलता कि कंप्यूटर इस वक्त क्या कर रहा है। तो आउटपुट जो है, आउटपुट डिवाइस वो कंप्यूटर की डिटर्मिनेशन है, कंप्यूटर का जो है वो स्टेट डिटरमिन करना है कि इस वक्त कंप्यूटर क्या कर रहा है। अच्छा, आउटपुट की जो फॉर्म्स हैं वो भी वैसी ही हैं, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो है और वीडियो है। अच्छा, अब आउटपुट डिवाइसेस को अगर हम डिस्कस करें तो आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर है, इसी तरह हार्ड कॉपी में प्रिंटर है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो साउंड में स्पीकर है। ये मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में आउटपुट अगर आप देखें तो जीपीएस जो आपका सिस्टम होता है जो आपको रिटर्न करता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो वो भी बेसिकली कोऑर्डिनेट से होते हैं। तो ये मोबाइल ऐप पे जैसे ये गूगल मैप्स जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल मैप्स जो है वो आउटपुट के तौर पे अगर डिवाइस आउटपुट डिवाइस के तौर पे आप देखें तो वो कोऑर्डिनेट्स आपको रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस की भी एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो इसमें ऐड की गई है, जिसमें हेडफोन, स्टीरियो, लेज़र प्रिंटर पहला 1984 में बना था,
88 में जो है वो इंकजेट प्रिंटर बना। तो ये प्रिंटर्स और ये बाकी जब डिवाइसेस की हम बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रिंटर्स और डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स वगैरह। ये एक ओवरऑल जो है वो एक ओवरव्यू है जो हिस्ट्री से रिलेट करता है कि आपके पास जो है वो चीज़ें किस तरीके से इवॉल्व हुई हैं। फिर हमारे पास स्टोरेज डिवाइस आती है जी। स्टोरेज डिवाइस कोई भी एक हार्डवेयर, कंप्यूटिंग हार्डवेयर जो स्टोर कर सके, चाहे तो परमानेंटली स्टोर कर रहा है, टेम्परेली स्टोर कर रहा है, दोनों केसेस में वो स्टोरेज डिवाइस ही कहलाएगा। अगर हम ये एज्यूम करें कि जी हमारे पास कोई स्टोरेज डिवाइस ही नहीं है तो फिर कंप्यूटर पे क्या असर पड़ेगा? तो फिर कंप्यूटर पे असर ये पड़ेगा कि फिर इसको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। ज़ाहिर है कोई चीज़ इसके पास होगी नहीं तो इसको फिर याद भी कुछ नहीं होगा, कोई डाटा ये सेव नहीं कर सकेगा। और एक ही चीज़ फिर जो है एक दफ़ा एक चीज़ होगी और अगर दोबारा करनी होगी तो फिर से सारी चीज़ वही लिखनी पड़ेगी, फिर से सारा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा अगर यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस नहीं होगी तो। स्टोरेज में किस तरीके से आपके पास जो है वो फॉर्म्स हैं इसकी, इंटरनल स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज है और रिमूवेबल स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज जिसको हम कहते हैं उसमें रैम और रोम हैं। रोम जो है वो उसमें आपका एक ही दफ़ा आपका जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज में आता है। इसी तरह रैम जो है वो भी आपकी प्राइमरी स्टोरेज में आती है क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज करती है। इसी तरह हार्ड डिस्क और टेप जो है ये भी आपके पास, हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पे हैं एक्सटर्नल ड्राइव है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पहले हार्ड डिस्क जो है वो आपकी कंप्यूटर के अंदर होती थी, अभी भी होती है, लेकिन आप इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यानी 1 टेराबाइट 1000 गीगाबाइट्स तक जो है वो आप इसको लेके जा सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे कि ये मैं जो मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स की बात करता हूँ ये क्या होता है। अभी आपने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, वो जब हम इसको स्टडी करेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी सीडी है, फ्लॉपी है, ये एसडी कार्ड है आपके पास, इसके अलावा यूएसबी है, तो ये सारे के सारे रिमूवेबल मीडिया स्टोरेज हैं, ये सीपीयू के अंदर यूज़ नहीं होते। मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप भी आपके पास रिमूवेबल स्टोरेज में आता है। ये आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो आपके उसकी भी हिस्ट्री है। मैग्नेटिक टेप जो है वो 1962 में आई थी, यूएसबी 2000 में आई है, सीडी रोम 1990 में आया है, 83 में जो है वो हार्ड डिस्क आई थी और इसी तरीके से डीवीडी जो है वो 2006 में आई। तो ये एक हिस्ट्री है आपके पास, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो एक कंप्यूटर के लिए तो कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं होता। कम्युनिकेशन की बात तब होती है जब आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स की बात करते हैं और एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में जो है वो डाटा सेंड करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए होता है। कम्युनिकेशन डिवाइस की ज़रूरत क्यों है जी? कंप्यूटर अपना काम बगैर कम्युनिकेशन के भी कर सकता है, लेकिन अगर उसने किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई सिग्नल भेजना है या किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई सिग्नल रिसीव करना है, तो उसके लिए उसे कम्युनिकेशन डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन कितनी टाइप का हो सकता है जी? वायर्ड कम्युनिकेशन है हमारे पास, वायरलेस है और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे पास जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है, इंटरनल भी हो सकती है, इवन ये पीसीआई स्लॉट पे भी पहले जो है वो इंसर्ट होती थी, डायरेक्ट मॉडेम लग जाता था। मॉडेम जो है वो आपके पास
कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। और इसमें जो मॉडेम है, MODEM, ये बेसिकली मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो इसके फंक्शंस हैं या दो कंपोनेंट्स हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि एक डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये मॉड्यूलेशन है। अब यहाँ पे सिग्नल जो अब कंप्यूटर आपस में सेंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, वो सिग्नल्स होंगे, ठीक है ना। जब तक हम आपस में या एक कंप्यूटर की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमें किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऑल दो कि उसमें भी सिग्नल्स यूज़ हो रहे थे लेकिन उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जब दो कंप्यूटर्स आपस में बात करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें हमें सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर पर डीमॉड्यूलेशन है। डीमॉड्यूलेशन जो है वो एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो उसको रीड कर सके। तो हमारे पास जो मॉडेम है वो एनालॉग सिग्नल आ रहा हो, क्योंकि जो कंप्यूटर ने रीड करना है वो डिजिटल सिग्नल है, लेकिन क्योंकि जो मॉडेम है उसका ताल्लुक़ आपकी टेलीफोन लाइन से है और टेलीफोन लाइन जो है वो एनालॉग सिग्नल पे चलती है, तो एनालॉग वो रिसीव करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में और वो सेंड कर देता है आपके कंप्यूटर को। इसी तरह कंप्यूटर से डिजिटल रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग में और फिर वो सेंड कर देता है आपके टेलीफोन को। तो इस तरीके से आपका जो इंटरनेट है वो काम कर रहा होता है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को भी डिस्कस कर लिया है। एनालॉग सिग्नल आपके पास कंटिन्यूस सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट 0-1 की फॉर्म में आ जाते हैं। एनालॉग जो है वो साइन वेव है। एनालॉग सिग्नल कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन वॉइस आपकी एनालॉग है, नेचुरल साउंड जो है वो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो सारे एनालॉग सिग्नल्स जनरेट करते हैं। कंप्यूटर्स को जो है या ऑप्टिकल ड्राइव्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो डिजिटल सिग्नल्स जो है वो जनरेट करती हैं। कंटिन्यूस रेंज होती है एनालॉग सिग्नल्स की और इसमें जो है वो रेंज डिसकंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद जो है वो ये सिर्फ एनालॉग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं और डिजिटल सिग्नल जो है वो डिजिटल डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से शायद डेविएट कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहे। थोड़ा सा हम बात करेंगे एनालॉग डिवाइसेस और एनालॉग कंप्यूटर और फिर डिजिटल डिवाइसेस और डिजिटल कंप्यूटर की, ताकि पता चल सके कि जो हमने बात की कि ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, तो शुरू में जब हमारे पास कंप्यूटर्स बन रहे थे तो हमारे पास ज़्यादा काम एनालॉग पे होता था, एनालॉग सिग्नल्स यूज़ होते थे। बाद में जो है वो डिजिटल सिग्नल्स की तरफ जो है वो काम हमने किया। तो एनालॉग डिवाइसेस में अगर आप देखें तो ये ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप जो है वो साइनोसाइडल वेव्स जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। इस तरीके से हमारे पास ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज बताता है, जितना भी वोल्ट होगा उसके ऊपर जो है वो वहाँ तक उसको वो ले जाएगा। इसी तरीके से ये स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर पे भी वो जो आपकी सुई है वो जितनी आपकी गाड़ी की स्पीड होगी उसके हिसाब से वो उस पर पॉइंट कर देगा, ये भी एनालॉग है। इसी तरीके से आपकी जो घड़ी है, घड़ी भी आपके पास एनालॉग है, क्योंकि इस पर सुइयाँ हैं, इस पर वैल्यू नहीं आती। ये नीचे हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर के दो इंस्टेंसेस मौजूद हैं। ये भी वैसे ऐसे ही है कि आप डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो वेव्स या सिग्नल जो है वो गेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस में आपके पास डिजिटल वोल्ट मीटर है। इसमें आपके पास जो है वो जब आप इसको, ये जो आपके कनेक्टर्स हैं, इसको किसी भी करंट वाली उसमें रखेंगे तो ये इस पर वैल्यू आ जाएगी कि इस वक्त कितना करंट या वोल्टेज जो है वो
उसको मिल रहा है। ये डिजिटल स्पीडोमीटर है, इसमें जो है वो नीडल नहीं होती, वो पॉइंट आउट नहीं कर रही होती, बल्कि जितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी जा रही है वो लिखा हुआ आ जाएगा। उसके हिसाब से आपको पता चल सकता है कि आपकी एग्जैक्ट क्या स्पीड है। डिजिटल वॉच है, उसमें भी सुई के बजाय आपके पास जो है वो डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं, और आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर में भी और आपके मोबाइल्स में भी ये डिजिटल वॉच ही यूज़ हो रही है। नीचे आपके पास डिजिटल कंप्यूटर है, जिसको हमने शुरू में जब डिस्कस किया था तो हमने इसको सिर्फ कंप्यूटर कहा था, लेकिन एक्चुअली ये डिजिटल कंप्यूटर है, और डिजिटल कंप्यूटर को हम आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें दोनों फीचर्स मौजूद होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के फीचर्स भी, यानी उसमें एनालॉग सिग्नल्स भी रिसीव करने की कैपेबिलिटी है, सेंड करने की कैपेबिलिटी होती है, और डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल इंफॉर्मेशन भी रिसीव करने की कैपेबिलिटी होती है। इसकी जो सबसे अच्छी हमारे पास एक एग्जांपल है वो हमारे पास ईसीजी का सिस्टम है। ईसीजी अगर आप कराते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा टेस्ट है, और ये आपकी हार्ट की जो है वो मॉनिटरिंग करता है, जो आपकी हार्ट बीट है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसमें आप देखें कि ये जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास वेव्स बन रही हैं, ये साइनोसाइडल वेव्स हैं, ये एनालॉग है, और राइट साइड पे जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 172 और 124/90 और 107, ये बेसिकली ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट बीट जो है वो हार्ट बीट चेक करने का तरीका है। तो ये डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो है। तो एट अ टाइम जो है वो दोनों इन टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो अगर यूज़ हो रही है तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स में होती है। तो यहाँ तक जो है वो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमने डिफरेंट पार्ट्स भी देखे, सीपीयू को भी एक्सप्लोर किया कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस को भी एक्सप्लोर किया, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। उसके बाद जब हम कम्युनिकेशन में आए तो कम्युनिकेशन में जब हमें पता चला कि दो टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, तो फिर हमने थोड़ा सा मज़ीद देखा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, और अगर कोई ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हों तो हम उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।